हेलो एवरीवन, मैं चेतना बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमाचल सिविल स्टेप पे। तो आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है स्टूडेंट्स, वो किस चीज़ के बारे में रहने वाली है? वो रहने वाली है हिमाचल प्रदेश पटवारी के पेपर के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि नोटिफिकेशन आ चुकी है और बहुत देर बाद आई है, तो स्टूडेंट्स बहुत ही इस चीज़ को लेके एक्साइटेड भी हैं, खुश भी हैं। लेकिन ऐसा है कि उनके बहुत सारे डाउट्स भी हैं, क्योंकि इतने टाइम बाद पेपर जो है वो होगा, उसकी नोटिफिकेशन आई है, तो बहुत सारे डाउट्स हैं माइंड में लेके। तो हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं, मैं पर्टिकुलर रीजनिंग के बारे में डिस्कस करूंगी स्टूडेंट्स। क्योंकि बात ये है कि बाकी अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो जब भी लास्ट पेपर हुआ था तो वो सब्जेक्ट्स थे ऑलमोस्ट, है ना। तो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है पिछले पेपर देख के कि हाँ ऐसा ऐसा मतलब सिलेबस था। ठीक है, अभी चेंज होगा, नो डाउट सब कुछ चेंज होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन रीजनिंग थी ही नहीं पहले, ठीक है, रीजनिंग थी ही नहीं। तो रीजनिंग अभी इंट्रोड्यूस हुई है, तो उसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। अब देखो, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने पहले पढ़ भी रखी होगी कभी किसी पेपर के लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी पढ़ी भी नहीं होगी, जिसको पता भी नहीं होगा कि रीजनिंग है क्या। तो देखो, हम उसके बारे में सारी बात करेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोई आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, प्रॉपर आपको गाइड करा जाएगा, बट वीडियो के लास्ट तक आपने बने रहना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हम बात करें बैच के बारे में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने लाइव बैच जो है वो स्टार्ट करा है। तो इसमें आपके पास ऑनलाइन लाइव बैच ही रहेगा। तो इसकी जो फीस हमने रखी हुई है वो 2400 है, ठीक है। तो इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस मिलेंगी, प्रॉपर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। और इसमें फीस आप देख सकते हो, ये हवा सारी की सारी हमारी फैकल्टी है जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। और सभी टीचर्स के डेमो लेक्चर्स भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से आप अपनी तैयारी कर सकते हो, प्रॉपर आपको मटेरियल प्रोवाइड होता है इसमें, जो भी आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। जैसे आप पढ़ोगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको दिए जाएंगे, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। तो अच्छे से आप लोगों की तैयारी होगी। अब जरा हम आ जाते हैं आज की वीडियो के मेन मुद्दे पे कि हमने डिस्कस क्या करना है। जैसे मैंने आपको बोला ही है कि हमने आज रीजनिंग के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, बात अगर हम करें सिलेबस की, तो अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो उन्होंने नॉर्मल बोला है कि हाँ, ये मतलब जैसे कि 35 मार्क्स में जो है काफी सब्जेक्ट बताए हैं कि इंग्लिश में उसी में इंक्लूडेड है, ठीक है। उसमें उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग लिखी हुई है, तो वो लॉजिकल रीजनिंग कितने नंबर की आएगी कुछ भी अभी मेंशन नहीं है, लेकिन हम एक आइडिया लेके चल सकते हैं कि मे बी 5 to 10। अब वो 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने की होगी, बट हम एक आइडिया रफ लेके चल सकते हैं। अब उसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। अब ऐसा नहीं है ना कि अगर 5 नंबर की आएगी तो आप पढ़ोगे नहीं, 10 की आएगी तो पढ़ोगे नहीं, 15 की आएगी तो पढ़ोगे नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे आपके फ्री के नंबर होते हैं अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो, ठीक है। तो क्या क्या हमने इसमें पढ़ना है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि देखो, अगर ऑफिशियल सिलेबस की हम वेट करते रहेंगे तो फिर तो हो गया। अब जैसे आप जेबीटी की एग्जाम्पल देख सकते हो कि उसका जस्ट पेपर से थोड़ी देर पहले सिलेबस आया, तो तब तक तो हम वेट नहीं करेंगे ना। तो हम टॉपिक्स ऐसे पढ़ेंगे कि हमें जो अगर सिलेबस मॉडिफाई होके आता भी है तो उसमें सिर्फ 1-2 एडिशन होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी, मैं आपको इतना बोल सकती हूँ, ठीक है। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में, क्या हमने करना है आज। सबसे पहले स्ट्रेटेजी फॉर रीजनिंग। तो कंप्लीट रोड मैप का क्या मतलब है कि कैसे कैसे कौन कौन से टॉपिक है, कौन से टॉपिक को कैसे पढ़ना है, उसके बारे में सारा, ठीक है। उसके बाद टॉपिक वाइज स्ट्रेटेजी वही हो गया कि रेंडमली जो भी टॉपिक्स इसमें मैं लिखूंगी उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दूंगी कि इसमें होता क्या है। उसके बाद आ गया स्पीड प्लस एक्यूरेसी टेक्निक्स, ठीक है। तो ये देखो, जब अपनी क्लासेस शुरू होंगी तो उसमें आपको जो ट्रिक्स सिखाई जाएंगी, जो आप लोगों को ट्रिक्स सिखाई जाएंगी कि देखो कोई क्वेश्चन होता है ना, है तो ये मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग को मेंटल एबिलिटी भी बोलते हैं, तो वो आपका मेंटल लेवल ही चेक करते हैं कि आप किसी क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व करते हो। लेकिन बात ये है ना, बेसिक से तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, लेकिन ट्रिक कैसे लगानी है, उसको विद एक्यूरेसी कैसे सॉल्व करना है, उसको विद इन जो आप मिनट्स में सॉल्व कर रहे हो उसको विद इन सेकेंड्स कैसे सॉल्व करना है, वो सारी ट्रिक्स आप लोगों को सिखाई जाएंगी, ठीक है। तो ये सारा कुछ होगा। टॉपिक कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी की आपके बैच में बात करी जाएगी। अब
हम बात करते हैं कि वाई रीजनिंग इज इम्पॉर्टेंट, कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है। देखो ये ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आर्ट्स वाला है तो उसको कम समझ आएगा, मेडिकल वाले को ज्यादा आएगा कि नॉन मेडिकल वाले को कम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इंडिविजुअल है, तो सबके लिए बढ़िया सब्जेक्ट है ये, ठीक है। और इसमें मतलब कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं और ये स्कोरिंग भी होगा। मतलब अगर आप देखो कि अगर हम इसके क्वेश्चंस की बात करें, डुएबल क्वेश्चंस होते हैं, तो जैसे मैंने पहले भी बोला है कि फ्री के नंबर होंगे, ठीक है, फ्री के नंबर रहने वाले हैं। बट अगर आप इसको ध्यान से देखते हो, और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और देखो सबसे पहले क्या है, वही हो गया हाई स्कोरिंग और लेस टाइम कंज्यूमिंग। मतलब जितने भी चाहिए 5 से 10 नंबर में जितने भी के भी आएगी, तो टाइम इसमें बहुत कम लगने वाला है आपको, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, देखो उन्होंने क्या बोला कि लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव्स एक्यूरेसी। आप यहाँ पे जो अपनी अंडरस्टैंडिंग लगाते हो ना रीजनिंग में, अपना जो मतलब आप ना अपने ब्रेन को थोड़ा एक्स्ट्रा यूज करते हो, तो ये सिर्फ रीजनिंग में ही काम नहीं आता, ये आपको मैथ्स में भी काम आता है और ये आपको हर सब्जेक्ट में काम आता है, क्योंकि आप लॉजिकली सोचना शुरू करते हो ना हर चीज को, तो ये आपको और सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करती है। उसके बाद क्या है, हेल्प एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस, क्योंकि यहाँ पे एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, तो वो हम यहाँ पे सीखते हैं क्वेश्चंस में। तो ये देखो ये तो सब में काम आएगा ना, चाहे आप इंग्लिश कर रहे हो ऑप्शंस को एलिमिनेट करने वाला मेथड वो तो सब में काम आएगा, मैथ कर रहे हो ऑप्शंस को एलिमिनेट करने वाला मेथड वो तो सब में काम आएगा। उसके बाद क्या है, बूस्ट कॉन्फिडेंस इन एग्जाम। मतलब आपने 5 क्वेश्चन आए या 10 क्वेश्चन आए, जितने भी आए आपने उसको करके साइड पे कर लिया और फटाफट से करके कर लिया, तो कॉन्फिडेंस वैसे ही इंक्रीज हो जाएगा कि हाँ इतने क्वेश्चन तो हमने सही कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपकी रीजनिंग में इंक्लूडेड होंगे। तो ये कुछ कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, जो कि मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं और मेरे को ऐसा लगता है कि हर एग्जाम में आपको इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप ये मान के चलो कि जैसे क्लैरिकल मतलब इसका जो लेवल है वो क्लैरिकल की तरह रह सकता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये मैं टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज मैं आपको इसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी दूंगी। देखो सबसे पहले जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एनालॉजी। नाउ व्हाट इज एनालॉजी। एनालॉजी में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे 2 एलिमेंट्स होंगे, उनका रिलेशन दिया होगा आपस में, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख दिया 2, फिर लिख दिया 4 और ऐसे उन्होंने सामने दे दिया 3, ठीक है। फिर आगे आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ये होता है एनालॉजी कि 2 एलिमेंट्स में आपको गिवन होंगे, उनमें कोई ना कोई रिलेशन होगा, आपको वो सेम रिलेशन बनाना होगा 3rd एंड 4th में। तो अब यहाँ पे आप क्या सोचोगे कि 2 का स्क्वायर 4 होगा, या फिर आप सोचोगे 2 × 2 करा होगा। अब ऑप्शंस में देखना होगा कि ऑप्शन में 6 है कि 9 है ना। तो सेम रिलेशन बनाना है, या तो आपको इसमें 3 का स्क्वायर करके 9 बनाना है, या 3 × 2 करके आपको 6 बनाना है, तो वो ऑप्शन से आप डिसाइड करोगे। सो एनालॉजी इज व्हाट, ये आपको क्या करेंगे कि 2 एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन देंगे, वो सेम रिलेशन आपको 3rd और 4th में बिल्ड करना होगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। अगला क्या है, क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑड वन आउट, ठीक है। क्लासिफिकेशन में आपके पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑड वन आउट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑड वन आउट स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों को जैसे मान लो यहाँ पे ये लिख दिया 2, ठीक है, फिर उन्होंने चलो 3 ले लेते हैं, 3, 5, ठीक है, 11 है और 9 है। ये 4 ऑप्शंस गिवन है और वो बोलेंगे ऑड वन आउट कि इनमें से आप एक ऑप्शन ढूंढ के दिखाओ जो कि इनसे अलग है। इसमें से 3 ऑप्शन किसी तरीके से सेम होंगी बट एक डिफरेंट होगी। अब अगर मैं 3, 5 और 11 की बात करूं, ये सारे के सारे हैं प्राइम नंबर्स, राइट। ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर्स, क्योंकि अगर मैं नॉर्मली देखूं सारे ऑड नंबर है, तो ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे कुछ लगा नहीं। तो ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो आपके पास ये हो गया ना डिफरेंट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स ऑड वन आउट में, जिसमें क्या होगा कि 3 किसी तरीके से सेम होंगे, एक डिफरेंट होगा, आपको वो डिफरेंट ही ढूंढना होगा। अब ये क्वेश्चन किसी भी बेसिस पे आ जाता है, कई बार लैंग्वेजेस के बेस पे आ जाता है, कई बार ये ऐसे यूनिट्स होते हैं उनके बेस पे आ जाता है, मतलब कुछ भी यहाँ पे आ सकता है आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज। तो यहाँ पे आपको सीरीज गिवन होती है, जैसे कि उन्होंने मान लो यहाँ पे लिख दिया हुआ है, जैसे 2 है,
4 है, 8 है, 16 है, 32 है। तो ये नंबर सीरीज है। यहाँ पे कोई ना कोई लॉजिक लग रहा है, वो जो लॉजिक लग रहा है उसको आपको पहचानना है, तो वो पहचान के अपने आगे भी कंटिन्यू करना है सीरीज को। तो यहाँ मेरे को दिख रहा है कि ये ना सारे नंबर क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं, राइट। तो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, ऐसे ही 32 का डबल करेंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। तो ऐसे ही आपके पास ये जो क्वेश्चन है वो अल्फाबेट सीरीज के बेस पे भी आ सकता है, ठीक है। तो सीरीज में आपके पास 2 टाइप की सीरीज, नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज आती हैं, तो वो आप इसमें पढ़ने वाले हो। उसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग। नाउ व्हाट इज कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग डिकोडिंग देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, कोड को डिकोड करना। कोड का मतलब है कि डायरेक्टली आप किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, आप उसको डी कोड कर रहे हो, मतलब आप उसको किसी सिंबल से बता रहे हो या फिर आप उसका कोई लॉजिक बना रहे हो फिर उसको बता रहे हो, है ना। अब जैसे यहाँ पे कुछ भी है, लाइक उन्होंने लिख दिया कैट, और कैट के सामने उन्होंने लिख दिया हुआ, ये लिख दिया, और उन्होंने बोला चलो फिर बोल का बताओ क्या कोड आएगा। अब कैट का ये कोड है XZG, और ये कैसे आया वो आपको समझना है। तो स्टूडेंट ये ना ऑपोजिट करे हुए हैं यहाँ पे, ये इन्होंने ऑपोजिट करे हैं। ऑपोजिट होता है ना, जैसे हर लेटर का एक ऑपोजिट होता है, जैसे A का Z होता है, B का Y होता है, ऐसे ना हर लेटर का एक एक ऑपोजिट होता है। तो ऐसे C का उन्होंने X करा, A का Z करा, T का G करा, आप सेम ऐसे करोगे, B का Y आ जाएगा, A का Z, L का क्या आ जाएगा, L का होता है O। तो इस तरीके से आप लोगों ने लॉजिक को समझना है, एक हिसाब से आपने डिकोड करा, डिकोड मतलब समझना, ये होता है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। उसके अलावा फिर आ जाएगा डायरेक्शन सेंस। सो डायरेक्शन सेंस में क्या होता है, वो बोलेंगे कि एक पर्सन था, वो अपना नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था, फिर उसने राइट टर्न कर लिया, 10 किलोमीटर चला, लेफ्ट टर्न कर लिया, 5 किलोमीटर चला, फिर से राइट टर्न कर लिया, फिर से 10 किलोमीटर चल के अपने घर से निकला था, वो ऑफिस पहुंच गया। बताओ अपने घर से ऑफिस तक आने के लिए उतने मतलब जितना भी उसने डिस्टेंस कराया ना ट्रेवल, तो वो कितना डिस्टेंस है टोटल या फिर शॉर्टेस्ट, या फिर ये बताओ कि अभी वो जो ऑफिस पहुंच चुका है उसकी क्या डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू उसके घर के। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। बाकी एंगल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि पर्सन नॉर्थ में था, उसने 90 डिग्री कवर करा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में कर लिया, अब बताओ वो कौन सी डायरेक्शन में है। तो ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखो जरा ब्लड रिलेशन। सो ब्लड रिलेशन में क्या होगा, वैसे बोलेंगे A इज द फादर ऑफ B, B इज द सिस्टर ऑफ C, ठीक है, C इज सिस्टर इन लॉ ऑफ समवन, मतलब ऐसे करके उन्होंने आपको उलझा दिया रिश्तों में। और लास्ट में पूछ लिया कि बताओ जैसे A से लेके वो F तक गए, तो A का क्या रिलेशन है F से, ठीक है। अब जैसे उन्होंने बोला कि किसी पर्सन की तरफ पॉइंट करते हुए बोला कि वो जो पर्सन है वो ना मेरे फादर की वाइफ का बेटा है, तो वो मेरा भाई है ना, बट उन्होंने देखो उसको घुमा के बता दिया। तो ये होते हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस। उसके बाद आ गया ऑर्डर रैंकिंग। तो ऑर्डर रैंकिंग में 2 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, एक तो रैंकिंग वाले आते हैं, एक आते हैं कंपैरिजन बेस, ठीक है। कंपैरिजन बेस में जैसे आ जाता है कि 10 पर्सन थे या 5 पर्सन थे, इसकी हाइट इससे ज्यादा, इसकी हाइट इससे कम है, ये सबसे छोटा है, ये सबसे लंबा है, ऐसे करके, ठीक है। तो वो कंपैरिजन करते करते आपको एक मतलब वहां पे ड्रॉ कर देना है कि कौन सबसे टॉलेस्ट है, कौन सबसे शॉर्टेस्ट है, सेकंड टॉलेस्ट कौन है, सेकंड शॉर्टेस्ट कौन है। तो ये क्वेश्चंस आते हैं ऑर्डर रैंकिंग में। उसके बाद आपके पास आता है नॉन वर्बल रीजनिंग। नाउ व्हाट इज नॉन वर्बल रीजनिंग? नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है जितने भी फिगर रिलेटेड चैप्टर होते हैं, जैसे ये ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये तो सारे आप पढ़ के कर सकते हो, है ना, पढ़ के करोगे नॉर्मली। लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसको आप वर्बली नहीं बोल के नहीं बता सकते, आप उसको फिगर्स के थ्रू समझते हो, जैसे कि मिरर इमेज, मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, ठीक है। उसके अलावा पेपर फोल्डिंग हो गया, पेपर कटिंग हो गया, ठीक है, पेपर फोल्डिंग है, पेपर कटिंग है, ये सारे इसमें चैप्टर्स आते हैं। फिर इसमें आपके पास आ जाता है और क्या आता है, नॉन वर्बल सीरीज आ जाता है। नॉन वर्बल सीरीज की 3 फिगर्स बनी हुई हैं, बताओ चौथे नंबर पे कौन सी फिगर आने वाली है, ठीक है। तो ये आपके पास सारा नॉन वर्बल में आता है। इम्बेडेड फिगर आता है कि एक फिगर है, इसमें बताओ कौन सी फिगर छुपी हुई है, ठीक है। तो ये सारे आपके पास नॉन वर्बल में आता है। उसके बाद आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है, कुछ इस तरीके से, शायद आपने कभी बने देखे हो कि ऊपर कुछ एलिमेंट दे दिए, जैसे उन्होंने बोला, आपको बोल दिया कि वेजिटेबल
फ्रूट, लेडी फिंगर। ठीक है, ये लिख दिया और उन आपको बोल दिया कि बताओ इसके लिए एक डायग्राम बताना है जो इनके रिलेशन को बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, इसके लिए बनेगा, ये वेजिटेबल हो गया, इसके अंदर लेडी फिंगर और फ्रूट जो है वो अलग, वेजिटेबल के अंदर लेडी फिंगर और फ्रूट जो है वो डिफरेंशियल आ गया। तो ये आपके पास वेन डायग्राम आता है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास आ जाती है क्रिटिकल रीजनिंग। ना व्हाट इज क्रिटिकल रीजनिंग? अगर हम बात करते हैं क्रिटिकल रीजनिंग की, तो उसमें क्या होता है कि जैसे नाम से क्लियर हो रहा है ना, क्रिटिकली किस चीज को सोचना, बहुत ही ध्यान से किसी चीज को सोचना। तो क्रिटिकल रीजनिंग में आपके पास अलग अलग चैप्टर्स आते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग में क्या होता है, आपके पास अलग अलग चैप्टर्स आते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, assumptions, arguments, ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन, ये सारे आपके पास क्रिटिकल रीजनिंग में आ जाते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनको पढ़ना होता है, उनको समझना होता है और उसके अकॉर्डिंगली हमने आंसर करना होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो आप लोग पढ़ने वाले हो। इसके अलावा इसमें और मैं ऐड ऑन करती हूँ कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर, क्लॉक, कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन, क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन, एक ना मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि एक फिगर बनी हुई है, कोई नंबर मिस है वो बताना है। ठीक है, एक आपके पास इसमें आ जाएगा मैथमेटिकल रीजनिंग बोल देते हैं उसको। मैथमेटिकल रीजनिंग क्या होता है कि जिसमें वो बोलते हैं कि साइंस को इंटरचेंज करो, कोई इक्वेशन दी हुई है तो वो साइन को इंटरचेंज करने के बाद भी क्या वो वही रहेगी। तो देखो ये कुछ टॉपिक्स हैं कि देखो अपने एंड से हमने कर लेने, ताकि बाद में कभी सिलेबस भी आएगा तो हमने ऐसे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं कि वो ये तो उसमें होंगे ही होंगे। ठीक है, तो आराम से हमने ये सारे के सारे अपने बैच में कवर करने हैं। और वैसे अगर देखा जाए कि ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो स्टार्टिंग में मैंने लिखवाए हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आप छोड़ ही नहीं सकते। जैसे कैलेंडर, जैसे ये हो गया, कहाँ गया आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन साइंस हो गया। ठीक है, ये तो मतलब आप छोड़ ही नहीं सकते ना। ब्लड रिलेशन हो गया, उसके अलावा ये मैंने यहाँ पे लिखा था आपके पास, ये देखो सीरीज, मतलब इनमें से तो क्वेश्चन पक्का ही आता है। तो ये आप लोगों को इस हिसाब से मान के चलना है इसको, और अपनी तैयारी जो है वो करनी है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी देखो कुछ टेक्निक्स होती हैं जो आपकी स्पीड को इम्प्रूव करती हैं। वो क्या है, सबसे पहले रिकॉग्नाइज सीरीज पैटर्न। जैसे ना सीरीज में दिक्कत आ जाती है कि लॉजिक नहीं समझ आता कई बार कि क्या है, तो ये बस इसका ये सोल्यूशन है, प्रैक्टिस। आपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन सीरीज के प्रैक्टिस करने हैं, ताकि कल को आपको क्वेश्चन में आए, मतलब पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आपके माइंड में, वो हिट करेगी चीज। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना आप उसमें कंफर्टेबल हो जाओगे। ये देखो फैमिली ट्री, यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है फैमिली ट्री। जब हम ब्लड रिलेशन का चैप्टर करेंगे ना, तो वहां पे मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए फैमिली ट्री बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे जब आप ये चीज बनाते हो ना, तो क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस 0% रह जाते हैं। उसके बाद रफ स्केचेस फॉर डायरेक्शन। अब कई बार क्या होता है कि डायरेक्शन के क्वेश्चन ना स्टूडेंट ऐसे ही करना शुरू कर देते हैं, पढ़ पढ़ के, कभी नहीं करना उसको, हमेशा ड्रॉ करके करना है। उसके अलावा एलिमिनेट मैथड, एलिमिनेशन जैसे मैंने बोला ऑप्शन से एलिमिनेट करना, तो वो मेथड आपकी स्पीड को बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट। आपको क्या करना है, जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे सीरीज है, उसका क्वेश्चन फंस गया, लॉजिक उसका नहीं समझ आ रहा, तो उस पर अर्न नहीं जाना है, पहले बाकी क्वेश्चंस को कर लो। उसको देख के पैनिक नहीं हो जाना है कि ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा है, तो हमें समझ नहीं आ रहा। ठीक है, पहले बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो ये सब चीजों को आप लोगों ने माइंड में रखना है। एंड आई होप यहाँ तक सब कुछ सबको क्लियर हो गया होगा। एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। जो भी आप लोगों के माइंड में डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे रीजनिंग को लेके। तो ये सारे टॉपिक्स को माइंड में रखते हुए फिर ही अपनी प्रेपरेशन करनी है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।